हाय, टुडे आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। और इसमें हम दो टर्म्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। पहला टर्म है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। So, myself Ahmad and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। देखिए आर्टिकल जो 14 है वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये कि स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं करेगी। किस चीज से स्टेट डिनाई नहीं करेगी? इक्वालिटी बिफोर लॉ से डिनाई नहीं करेगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उससे डिनाई नहीं करेगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे जो टर्म दिया गया है एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इंडियन सिटीजन एंड नॉन इंडियन सिटीजन। मतलब ये कि जो आर्टिकल 14 है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अप्लीकेबल नहीं है बल्कि ये नॉन इंडियन सिटीजन के लिए भी अप्लीकेबल है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये क्या होता है। सी द इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट किया गया था बाय सर एडवर्ड कोक के द्वारा, लेकिन द प्रिंसिपल और द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ फर्दर डेवलप्ड या क्रिस्टलाइज्ड बाय प्रोफेसर ए भी डाइसी के द्वारा। मतलब ये कि रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट को आगे चल के प्रोफेसर ए भी डाइसी ने डेवलप किया था और उन्होंने रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल दिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ और तीसरा प्रिंसिपल है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल एस्पेक्ट। तो चलिए हम इस तीनों प्रिंसिपल को वन बाय वन समझते हैं। पहले के दौर में जो किंग फरमान जारी किया करता था वही लॉ माना जाता था या वही कानून माना जाता था। और किंग यदि कोई ओमिशन करता है, यदि किंग कोई गलती करता है, तब वो किंग जो है वो खुद उस लॉ के तहत नहीं आया करता था, क्योंकि उस समय में ये माना जाता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। मतलब कि किंग कभी गलती नहीं कर सकता, ऐसा परसेप्शन था उस समय में। से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया तब रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, मतलब ये नो वन इज अबव लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो किंग हो या चाहे वो कॉमन पीपल हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। यदि अब किंग भी कोई गलती करता है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग विद द लॉ। आप इस बात को, रूल ऑफ लॉ आने के बाद जो है किंग इज आल्सो सब्जेक्ट टू लॉ। अगर किंग अब कोई भी गलती करता है, कोई भी ओमिशन करता है, तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग विद द लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है कि नो वन इज अबव लॉ, चाहे कोई भी हो वो लॉ से ऊपर नहीं है। इसलिए रूल ऑफ लॉ का जो पहला प्रिंसिपल है वो बात करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, कि मतलब जो लॉ है वही सुप्रीम है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करने से पहले हम एक आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए फ्रांस में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हुआ करता था जिसे हम बोलते थे ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, अब एक्चुअली होता था क्या कि फ्रांस में दो तरह के लॉ थे। एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जिसको हम ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव कहते थे, और दूसरा पार्लियामेंट्री लॉ। अब एक्चुअली होता क्या था कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत में इसका अपना कोर्ट भी आता था, मतलब जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट कहते थे। मतलब ये कि फ्रांस में दो तरह के लॉज हुआ करते थे और दो तरह के कोर्ट हुआ करते थे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, दूसरा पार्लियामेंट्री लॉ हो गया। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हो गया, दूसरा ऑर्डिनरी कोर्ट हो गया। अब दोनों में अंतर क्या था? जैसे मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट है, उसका डिस्प्यूट किसी सिटीजन के साथ हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट का जो केस चलेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में चलेगा, क्योंकि जो डिस्प्यूट हुआ है वो पब्लिक सर्वेंट के साथ हुआ है। लेकिन मान लीजिए दो कॉमन पीपल है, दो कॉमन सिटीजन है और दोनों में डिस्प्यूट हो गया, तो उन दोनों का जो केस चलेगा वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा। तो दो पब्लिक सर्वेंट में डिस्प्यूट हो गया तो उसका केस कहाँ चलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में। जैसे कि
पब्लिक सर्वेंट और द गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो गया तो उसका केस कहाँ चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में। लेकिन अगर जो वहां के सिटीजन थे और जो वहां के कॉमन लोग थे, अगर उसमें डिस्प्यूट हो गया आपस में, तो उनका जो केस चलेगा वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा। तो एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि एवरीवन इज इक्वल, चाहे वो पीएम हो या चाहे वो प्यून हो, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, है ना, लॉ के सामने सभी बराबर। मतलब ये कि नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के सामने में। ठीक है, कानून के लिए हर व्यक्ति बराबर है। देखिए ये लेडी जस्टिस जो है इसके आंख पे ब्लैक रंग का पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसके आंख पे जो ब्लैक रंग की जो पट्टी बंधी हुई है इसका ये मतलब होता है कि जब कानून किसी के साथ जस्टिस करेगी, जब कानून किसी को न्याय देगी, तो वो ये नहीं देखेगी कि उसके सामने में पीएम है कि प्यून है, पब्लिक सर्वेंट है या क्लर्क है, अमीर है या गरीब है। यही पर्पस है इस ब्लैक पट्टी का, आप इस बात को याद रखिएगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूल ऑफ लॉ है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए अब हम जानते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो कि है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पीड। अब देखिए इसमें ए भी डाइसी साहब कहते हैं कि द सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि जो कोर्ट के द्वारा जुडिशियल डिसीजन लिए गए हैं वही फंडामेंटल राइट्स के सोर्स हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए एवी डाइसी साहब जो है ब्रिटेन के थे और ब्रिटेन में जो है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कोर्ट के द्वारा जो भी जुडिशियल डिसीजन लिए जाते हैं उसे ही फंडामेंटल राइट्स का सोर्स माना जाता है ब्रिटेन में। आप इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें तो देखिए इंडिया में जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप याद रखिएगा दोनों में अंतर क्या है, ब्रिटेन में नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जो कोर्ट के द्वारा जुडिशियल डिसीजन लिए गए हैं वही फंडामेंटल राइट्स के सोर्स हैं ब्रिटेन में। लेकिन इंडिया में क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वही इंश्योर करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, वही गारंटीड करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है ब्रिटेन में वो क्या है, जुडिशियल डिसीजन है। जो जुडिशियल डिसीजन लिए जाते हैं ब्रिटेन में उसे ही फंडामेंटल राइट्स का सोर्स माना जाता है। लेकिन इंडिया में जो है फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए ब्रिटेन में कोर्ट इज सुप्रीम, मतलब कोर्ट ही सुप्रीम है, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लैंड ऑफ लॉ नॉट द कोर्ट। बट ब्रिटेन में इसका उल्टा है, कोर्ट ही सुप्रीम है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। एंड इवन इफ द कोर्ट फंक्शन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप याद रखिएगा जो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ब्रिटेन में कोर्ट है। इसलिए प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पीड जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये कहता है कि सोर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है वो कोर्ट है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि कोर्ट है। इसलिए डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पीड इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। मतलब रूल ऑफ लॉ के दो प्रिंसिपल जो है, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वही इंडिया में एप्लीकेबल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। यदि हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को देखें तो देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया गया है 14 अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कहता है अलाइक शुड बी ट्रीटेड इक्वल, मतलब ये कि जो जैसा है उसके साथ आप वैसा ही ट्रीट करेंगे। मतलब कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट से बिलोंग रखता है तो आप उसे शेड्यूल कास्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। यदि कोई शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग रखता है तो आप उसे शेड्यूल ट्राइब की तरह ही ट्रीट करेंगे। और यदि कोई जनरल क्लास से बिलोंग रखता है तो आप उसे जनरल क्लास की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि सेकेंड क्लास में पढ़ता है और दूसरा स्टूडेंट है जो क्लास 5th में पढ़ता है। कैन बोथ ऑफ दीज स्टूडेंट बी गिवन सेम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन? क्या ये दोनों स्टूडेंट को सेम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए? यदि हम जितना
सेकेंड क्लास वाले को देते हैं, अगर उतना ही हम न्यूट्रिशन फिफ्थ क्लास वाले को देते हैं तो एक तरह से अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है कंपेयर टू सेकेंड क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब हम ये कहें कि जितना सेकेंड क्लास वाले को अटेंशन की जरूरत है, क्या उतना ही अटेंशन फिफ्थ क्लास वाले स्टूडेंट को है? नहीं ना, क्योंकि जो सेकेंड क्लास में स्टूडेंट है उसको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है और जो फिफ्थ क्लास के जो स्टूडेंट है उसको कम अटेंशन की जरूरत है। तो मतलब ये है कि हर जगह हम इक्वालिटी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। हर पर्सन को इक्वल ट्रीट करना इनइक्वालिटी है, ठीक है, हर पर्सन को इक्वल ट्रीट करना इनइक्वालिटी है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस पिक्चर को आप देखिए, यदि इस पिक्चर को देख के अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के फॉर्मूला को अप्लाई करें, जो कि बात करता है अलाइक शुड बी ट्रीटेड इक्वल, मतलब कि जो बड़ा है उसको बड़े की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो छोटा है उसे छोटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। आई मीन टू से दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज थ्री इंडिविजुअल्स आर नॉट द सेम। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो तीन इंडिविजुअल्स है, क्या इन तीनों इंडिविजुअल्स के रिक्वायरमेंट सेम है? नहीं ना। यहाँ पे समझना जरूरी ये है कि हर व्यक्ति के सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर उन्हें इक्वली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि जो इक्वालिटी है उसे हम अचीव कर सके, ताकि जो इक्वालिटी है उसे अचीव किया जा सके। अब आप कहेंगे कि अगर मैं जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट इंडिविजुअल है, अगर मैं इसका टूल यहाँ से लेके अगर मैं ये टूल इस थर्ड इंडिविजुअल को दे दूं ताकि हम इक्वालिटी को अचीव कर सकें, तो आप कहेंगे ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल है इसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि इसके पास जो टूल था आप यहाँ से टूल को रिमूव करके ये टूल आपने थर्ड इंडिविजुअल को दे दिया, ताकि हम जो इक्वालिटी है उसको अचीव कर सके। तो आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल है उसके साथ तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। Yes, this is discrimination, but this is positive discrimination on the basis of the requirement. On the basis of the requirement, positive discrimination is allowed in Indian Constitution. आप इस बात को याद रखिएगा, पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इंडिया में अलाउड किया गया है। तो आप याद रखिएगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक सच लॉज which improve precondition of weaker section of the society। तो याद रखिएगा, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके स्थिति को, उसके सर्कमस्टेंसेस को सुधारा जा सके, ताकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जा सके। बट रिमेंबर देयर शुड बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो क्या है? देखिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि रीजनेबल हो, ऐसा क्लासिफिकेशन जिससे वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट किया जा सके, ऐसा क्लासिफिकेशन जिससे अनइक्वल को इक्वल बनाया जा सके। मतलब यदि हम पिक्चर में यदि हम देखें तो थर्ड इंडिविजुअल जो है वो अनइक्वल है, इसलिए जो थर्ड इंडिविजुअल है वो अनइक्वल है तो उसको एक्स्ट्रा टूल मिलना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए और उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो अनइक्वल है उसको इक्वल किया जा सके। मतलब समझने वाली बात यह है कि यदि हम थर्ड इंडिविजुअल को देखें तो जो थर्ड इंडिविजुअल है उसको एक्स्ट्रा टूल मिलना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो कि अनइक्वल है, ताकि हम उसे इक्वल बना सकें। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो क्यों किया जा रहा है, ताकि जो अनइक्वल है, जो थर्ड इंडिविजुअल है वो अनइक्वल है और उसको एक्स्ट्रा टूल देके उसे इक्वल बनाया जा सके। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो थर्ड इंडिविजुअल है जो कि अभी अनइक्वल है उसको इसलिए एक्स्ट्रा टूल या एक्स्ट्रा सपोर्ट या रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि वो इक्वल हो जाए और जो इक्वालिटी है उसको अचीव किया जा सके। तो आप याद रखिएगा, इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन को डिटरमिन करने के लिए, निश्चित करने के लिए दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना होता है। पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरा है रैशनल नेक्सस विद ऑब्जेक्टिव। तो चलिए पहले हम देखते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है। देखिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहता है कि डिफरेंशिएशन शुड बी इंटेलिजेंट इन नेचर। क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन शुड बी इंटेलिजेंट इन नेचर। मतलब यह है कि आप किस बेसिस पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जो थर्ड इंडिविजुअल है हम इसको अलग कर रहे हैं सेकेंड इंडिविजुअल से,
किस बेसिस पे कर रहे हैं, और जिस बेसिस पे आप कर रहे हैं वो जो बेसिस है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो जो रीजन है जिसके बेसिस पे आप जो थर्ड इंडिविजुअल है उसको आप सेकेंड इंडिविजुअल से जो अलग कर रहे हैं, उसका जो रीजन होना चाहिए वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओबीसी में दो कैटेगरी है, एक है क्रीमी लेयर और एक है नॉन क्रीमी लेयर। तो मान लीजिए कि जो नॉन क्रीमी लेयर में जो स्टूडेंट आते हैं उनका जो फैमिली का एनुअल इनकम होता है वो लेस देन 8 लाख होता है। इस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया से आपको ये समझने की जरूरत है कि जो स्टूडेंट नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके फैमिली का जो एनुअल इनकम होता है वो लेस देन 8 लाख होते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो थर्ड इंडिविजुअल को हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं वो थर्ड इंडिविजुअल जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है, क्योंकि उनके फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख है। और जो सेकेंड पर्सन है, जो सेकेंड इंडिविजुअल है वो जो है क्रीमी लेयर में आता है। इसका ये मतलब होता है कि उनके फैमिली का जो इनकम है मोर देन 8 लाख है। तो सिंपल आपको समझना है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है वो कहता है कि आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जो अलग कर रहे हैं और जिस भी रीजन पे आप अलग कर रहे हैं वो रीजन जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो रीजन जो है जेन्युइन होना चाहिए। तो हम अगर आपसे पूछा जाए कि इस थर्ड इंडिविजुअल को आप किस बेसिस पे अलग कर रहे हैं सेकेंड इंडिविजुअल से, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, कि जो थर्ड इंडिविजुअल है उसको वास्तव में उस टूल की जरूरत है, इसलिए हम जो थर्ड इंडिविजुअल है उसको सेकेंड इंडिविजुअल से अलग कर रहे हैं। और ये जो लॉजिक और ये जो रीजन हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये वैलिड है, क्योंकि वाकई में इसको जरूरत है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है वो बात करता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जो अलग कर रहे हैं, तो वो अलग करने का जो रीजन है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब वो जेन्युइन होना चाहिए, मतलब कि वाकई में उस व्यक्ति को वहां पे एक्स्ट्रा टूल की जरूरत है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है और रिजर्वेशन की जरूरत है। आप इस बात को याद रखिएगा और ना कि आप आर्बिट्रेरी करिएगा कि मान लीजिए कि वहां पे जो थर्ड इंडिविजुअल है एक्स्ट्रा टूल की जरूरत किसको है, थर्ड इंडिविजुअल को है। आप ऐसा नहीं कि आप जो है एक्स्ट्रा टूल जो है आप सेकेंड इंडिविजुअल को दे दीजिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से, जो आप डिफ्रेंशिएट करने का जो रीजन है वो जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप इस तो चलिए अब हम बात करते हैं रैशनल नेक्सस विथ ऑब्जेक्टिव। देखिए, रैशनल नेक्सस विथ ऑब्जेक्टिव कहता है कि देयर शुड बी कनेक्शन, है ना, बिटवीन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्टिव व्हिच विल बी अचीव्ड बाय दैट डिफरेंशिया। तो आप याद रखिएगा जो रैशनल नेक्सस विथ ऑब्जेक्टिव है वो कहता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में और ऑब्जेक्टिव में कनेक्शन होना चाहिए। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव है अनइक्वल को इक्वल करना। सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो जो है दो क्राइटेरिया को कहता है फुलफिल करने के लिए, दो क्राइटेरिया को बोलता है सेटिस्फाइड करने के लिए। पहला क्राइटेरिया है वो कहता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब आप जिस व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप एक्स्ट्रा टूल दे रहे हैं या जिस व्यक्ति को आप एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं या जिस व्यक्ति रिजर्वेशन दे रहे हैं उसको वाकई में जरूरत होना चाहिए, पहला। और दूसरा कहता है जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है उसमें और ऑब्जेक्टिव में कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कि आप रिजर्वेशन या आप एक्स्ट्रा टूल या आप एक्स्ट्रा सपोर्ट उसे ही दें ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल किया जा सके, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अनइक्वल है उसको इक्वल करना ताकि इक्वालिटी को अचीव किया जा सके।